अच्छा जी, मई जून 2011 का ये हमारे पास पेपर वन है। हमारा वाला वेरिएंट है। 45 मिनट्स का होता है बेटा पेपर वन आपका, तो 45 मिनट से ज्यादा आप लोगों ने इसके ऊपर नहीं लगाना। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न्स एन इनकम, व्हाट आर द इनकम फॉर लैंड एंड कैपिटल। लैंड की पेमेंट क्या होती है बेटा, रेंट, और कैपिटल की पेमेंट इंटरेस्ट। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया। A firm decides to stop manufacturing ovens and to produce washing machines instead. What is the opportunity cost of the firm? फर्म ने ओवन बनाने बंद कर दिए और वॉशिंग मशीन बनानी स्टार्ट कर दी है इंस्टेड। तो जाहिर सी बात है, मैं वॉशिंग मशीन नहीं बना रहा, ओ सॉरी, ओवन नहीं बना रहा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, the table shows how employment is in selected industries changed in a country between 2000 and 2010। किस तरीके से हमारे पास एम्प्लॉयमेंट चेंज हो रही है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में लोग कम हो रहे हैं, सही है। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लोग बढ़ रहे हैं, सॉरी कम हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हमारे पास लोग जो हैं वो कम हो रहे हैं। आगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर बंदे बढ़ रहे हैं, यानी कि टर्शरी सेक्टर में लोग ज्यादा जा रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर कम कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड केटरिंग, ये भी हमारा सर्विस सेक्टर है बेटा, यहाँ पे भी हमारे पास लोग बढ़ रहे हैं। तो अब बताएं हमारे पास क्या मामला हो रहे होंगे। विच स्टेटमेंट अबाउट दीज इंडस्ट्रीज इज करेक्ट। ए, एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी इंडस्ट्री हैज डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है, ये देखें यहाँ पे कम हो रही है आपके पास। तो ये पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है, आगे देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट इन सेकेंडरी हैज इंक्रीज, गलत। आप खुद देखें यहाँ पे कम हो रही है, सही है। एम्प्लॉयमेंट इन टर्शरी डिक्रीज, गलत। इन टर्शरी के अंदर आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। एम्प्लॉयमेंट इन द टर्शरी इंडस्ट्री वाज लेस देन इन द सेकेंडरी इंडस्ट्री। बेटा आप यहाँ पे देखो क्या, जो टर्शरी है ज्यादा है ना, तो क्या ऑप्शन बच गया आपके पास। नेक्स्ट टाइम, व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ द मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हमारे पास गवर्नमेंट नहीं होती, सही है। तो ए बोलता है इट एम्स फॉर इक्वालिटी ऑफ इनकम। मुझे फर्क पड़ता है कोई बंदा गरीब है या फिर नहीं अफोर्ड कर पा रहा। इट इंश्योर्स द प्रोविजन ऑफ डिफेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर, ये किसका काम होता है, ये काम होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट तो यहाँ पे है ही नहीं। इट गिव्स एन इंसेंटिव टू प्रोड्यूस, जाहिर है काम करने के बदले में मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, तभी तो मैं प्रोड्यूस करूंगा ना। इट रिड्यूसेस पोल्यूशन एंड कंजेशन, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आजा बेटा, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि अगर मेरी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, तो मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है उस काम से। व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपके पास चलती भी आ रही है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ए बोलता है हाउ टू अचीव एफिशिएंसी विद द एक्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड वांट्स। लिमिटेड वांट्स एंड अनलिमिटेड, सॉरी अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे बोलता है कि हाउ टू अचीव एफिशिएंसी विद फिक्स्ड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड वांट्स, सही है, ये हो सकता है। हाउ टू एलोकेट, क्या फाइव है ना हमारा, सही है, देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, हमारे पास पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से अचीव होगा। ओ सॉरी, यहाँ पे लिमिटेड लिखा हुआ है, हाँ सॉरी, ये नहीं होगा, अनलिमिटेड वांट्स होती है ना। हाउ टू एलोकेट रिसोर्स बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अपने पास नहीं होती। हाउ टू बैलेंस अनलिमिटेड वांट्स अगेंस्ट, बेटा अंग्रेजी, ये लोग अक्सर अनलिमिटेड को इनफाइनाइट भी बोलते हैं, और जो हमारे पास लिमिटेड होता है उसको फाइनाइट भी कहते हैं, तो जरा सा अंग्रेजी का ख्याल रखा करें। तो फाइनाइट रिसोर्सेज आपके पास है, अनलिमिटेड वांट्स आपके पास होती हैं। हाउ टू डिसाइड विच मेथड टू यूज एक्सप्लॉइट ऑल रिसोर्सेज, हमारे पास ये भी बेकार सा ऑप्शन। द टेबल शोज द चेंजेस इन टू इन्फ्लुएंसेस on the demand for and supply of television. If these two changes occurred at the same time, in which case is it impossible for the price of television to rise? बेटा यहाँ पे आपको चार अलग अलग कर्व्स बनाने पड़ेंगे, सही है। और हमारा एम क्या है, इम्पॉसिबल फॉर प्राइस टू, यानी कि प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए, सही है, हमारी प्राइस नहीं इंक्रीज होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको चार अलग अलग कर्व बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आप देखिएगा जरा, मैं यहाँ पे चारों को हर ऑप्शन के अलग अलग कर्व बनाऊंगा, सही है।
ये ऑप्शन ए का कर्व आ जाएगा, ये ऑप्शन बी का कर्व आ जाएगा, ये ऑप्शन सी का कर्व आ जाएगा और ये ऑप्शन डी का कर्व आ जाएगा। तो ये बेसिक तो इक्विलिब्रियम हर जगह पे हमारा चलेगा, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई और डिमांड सप्लाई। ये बेसिक हमारे हर जगह पे चल रहे हैं, नजर आ रहे हैं ना आप लोग। अब सुने, बोलता है कि ए वाले के अंदर, ए वाले में बोलता है कंज्यूमर की इनकम फॉल हो गई तो उससे डिमांड लेफ्टवर्ड आ गई, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या हो गई है, कम हो गई है, तो उससे हमारी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा। तो हम लोग ई से किधर आ जाएंगे, हम लोग ई से आ जाएंगे E1 के ऊपर। तो हमारी प्राइस देखिए बेटा, प्राइस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है, देखते हैं इसको बाद में। बी के ऊपर आए, बी बोलता है कि मैं ई पे ऑपरेट कर रहा था, कंज्यूमर की इनकम गिर गई है, कंज्यूमर की इनकम गिर गई है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी राइज हो गई, इससे सप्लाई आपकी कम आ गई। तो बेटा पहले आपके पास प्राइस क्या चल रही थी, पहले आपके पास ये प्राइस चल रही थी, अब क्या प्राइस हो गई है, तो ये नहीं होगा। सी के ऊपर आए, इक्विलिब्रियम ई आपके पास है, ई पे वो बोलता है जी, आपने डी से ही वो कर दिया, क्या, रेस्टोरेंट का आपने लिखा है, डी का तो रेस्टोरेंट। सॉरी देख लेते हैं वापस सही कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास डी और एस है ना, तो ये पहला इक्विलिब्रियम आ गया, सही तो निकाला है, सही तो था। नहीं ना, नीचे हमारी डिमांड कम हुई है ना, तो आप डी वन के साथ एस वन का बनाएंगे ना आप डी। ओ यस यस सही, एक सेकंड सॉरी, आ जाए। हाँ ये इक्विलिब्रियम आ गया और यहाँ पे इक्विलिब्रियम हमारे पास बन रहा होगा, सही है, ये पी था और ये बिल्कुल हल्का सा हमारे पास प्राइस कम हो रही है, सही है। इसका मैं अभी रीजन बताऊंगा, ये भी ऑप्शन हो सकता है, सही है, तो ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, इतनी बात समझ में आ गई है। आगे आए सी के ऊपर आए, सी में बोलता है कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, तो बेटा इनकम बढ़ने से तो वैसे ही ऑलरेडी आपकी प्राइस बढ़ जाती है, ये 2011 है। आगे वापस से कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, तो दोनों ऑप्शन ही गलत हो गए क्योंकि इनकी वजह से आपकी प्राइस बढ़ती है। अब रहा सवाल कि इन दोनों में से क्या आंसर होगा, ए होगा, क्योंकि ए के अंदर हर बार आपकी प्राइस गिरेगी। बी क्यों, पता है क्यों नहीं होगा, यहाँ पे देखें, नहीं थोड़ी सी की बात नहीं है, यहाँ पे है। हमारे पास ये डिमांड कर्व था, बी के बना रहा हूं मैं, हाँ ये बी का बन रहा है, ये सप्लाई कर्व था, ये इक्विलिब्रियम था, क्वांटिटी आ गई और प्राइस आ गई, सही है। अच्छा, वो क्या कहता है, वो आपसे कहता है कि आपके पास कंज्यूमर इनकम गिरी है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास बढ़ गई, यानी कि आपके पास डिमांड कम हो रही है, सही है, डिमांड आपकी कम हो रही है डी से D1। और अब जाहिर सी बात है, अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई पे भी क्या इफेक्ट आएगा, सप्लाई भी आपकी कम हो जाएगी। अच्छा, अगर तो मेरी देखें सप्लाई कम हो गई एस से S1, तो मेरे पास नया इक्विलिब्रियम किधर आ गया वापस से। अब इस पॉइंट पे देखें प्राइस सेम है, पीछे क्या हो रहा था, प्राइस कम हो रही थी। अच्छा, अगर मैं इसको हल्का सा और चेंज करूंगा ना तो प्राइस बढ़ जाएगी, देखिए प्राइस बढ़ गई, लेफ्ट वर्ड है। अब ये जो पॉइंट है ना कि आपकी प्राइस पहली डायग्राम में कम हो रही थी, फिर कांस्टेंट हो गई और फिर क्या हो गई, बढ़ना स्टार्ट हो गई, इसका मतलब है कि आपकी प्राइस कैसी है बेटा, आपकी प्राइस बढ़ भी सकती है, सेम भी रह सकती है, कम भी हो सकती है, ये सिर्फ किस पर डिपेंड करता है कि आप ग्राफ कैसे बना रहे हो। क्वांटिटी से हमें फर्क ही नहीं पड़ता, उसने क्या बोला है आपको, उसने तो प्राइस बोला है ना आपको, तो क्वांटिटी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, तो हम तो प्राइस की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी के अंदर बेटा प्राइस कैसी है आपकी, अगर यहाँ पे ये ऑप्शन होता कि प्राइस अनसर्टेन रखनी है हमने, लेकिन इसने हमें क्या बोला हुआ है कि आपने प्राइस को बढ़ाना है, ओ सॉरी प्राइस को कम करना है, अगर तो वो ये बात बोलता है कि आपको प्राइस अनस्टेबल रखनी है, तब ये आपका ऑप्शन हो जाता आंसर, बी जो है तब आपका आंसर हो जाता। लेकिन अभी इसने क्या बोला है कि ऐसा हो कि प्राइस ना कम हो, प्राइस सिर्फ और सिर्फ क्या होती रहे हमारे पास, सॉरी प्राइस कम होती रहे, प्राइस बढ़े ना, तो वो किसके अंदर हो रहा है, खाली ए के अंदर हमारे पास हो रहा है। क्लियर है ये वाला MCQ, समझ में आ गया। नेक्स्ट पे है, आगे बोलता है, in a country where demand for petrol is inelastic, the incidence of any increase in petrol tax will be mainly on, आपकी डिमांड inelastic है तो बेटा टैक्स किसके ऊपर पड़ रहा होगा ज्यादा, इन इलास्टिक डिमांड है तो ज्यादा टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आ रहा होगा,
कंज्यूमर पे आ रहा होगा ना। कंपनी दैट रिफाइंस द ऑयल, बेटा ये तो प्रोड्यूसर है, इसके ऊपर तो नहीं आएगा। अ मोटरिस्ट हु बाइज द पेट्रोल, सही है, हो सकता है। द पेट्रोल स्टेशन दैट सेल्स द पेट्रोल, ये भी प्रोड्यूसर है। द होलसेल कंपनी, ये भी प्रोड्यूसर है। कौन बचा आपके पास? कंज्यूमर बच गया। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट फेलियर? 8 हमारे पास बिल्कुल पोल्यूशन, पोल्यूशन मार्केट फेलियर, एक्सटर्नल कॉस्ट, सही है। ग्रोथ ऑफ कंपटीशन, एग्जिस्टेंस ऑफ स्कार्सिटी, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कंपटीशन फर्म्स के हिसाब से होता है। सरप्लस तो बेटा डिमांड सप्लाई के हिसाब से हो रहा होता है, तो हमारे पास मार्केट फेलियर क्या होता है? एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल बेनिफिट, ठीक है। अच्छा ये वही डायग्राम आ गई वापस से। Which action by the operators of an airport directly reduces external cost? बताएं, एक्सटर्नल कॉस्ट किस तरह आपके पास कम होगी? स्टॉपिंग द नाइट फ्लाइट्स, 9 हमारे पास जी। 9 का आंसर ए होगा, क्योंकि हमारे पास अगर रात की फ्लाइटें बंद हो जाएंगी, रात की फ्लाइटें जब बंद हो गई तो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और फ्यूल एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ये ओवरऑल रात की जितनी होती थी सब खत्म हो जाएंगी। तो आपके पास जो एक्सटर्नल कॉस्ट है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ये डायग्राम मैंने आप लोगों को बताया बताया कभी भी, अच्छा ये वैसे ही नहीं है, कह रहा है ड्यू टू चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री सप्लाई कर्व शिफ्टेड एट वेरियस टाइम्स फ्रॉम S1 टू ईदर S2 और S3। बोलता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बार बार चेंज हो रही है, जिसकी वजह से या तो आपकी सप्लाई पीछे की तरफ आएगी या तो आपकी सप्लाई आगे की तरफ आ जाएगी। If a shift in supply was due to seasonal increase in cost of raw material, what would have been the effect on demand? तो यहाँ पे देखे जरा, यहाँ पे देखे जरा, अगर मैं इसको अलग से कर्व बना लेता हूँ आसानी के लिए, इधर आपके पास प्राइस आ गई, ठीक है, इधर आपके पास क्वांटिटी आ गई, ये मेरा बेसिक सा इक्विलिब्रियम बन गया, डिमांड सप्लाई, और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो मैंने एक्स लिख दिया यहाँ पे, सही है। अब वो आपसे क्या कहता है? वो आपसे कहता है कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज हो गया है, तो सप्लाई आपके पास कम हो जाएगी। क्या आपकी डिमांड पे कोई इफेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा। तो एक्स से लेके हमारे पास ये दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू। अब बोलता है कि व्हाट वुड हैव बीन द इफेक्ट ऑन डिमांड। बेटा आप देखें सप्लाई में शिफ्ट आ रहा है लेकिन डिमांड में क्या आ रही है? मूवमेंट आ रही है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो रहा है हमारे पास? क्वांटिटी डिमांड वुड मूव फ्रॉम एक्स टू डब्ल्यू। समझ में आ गई है बात? आ गया है। विच पेयर ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कैन बी फाउंड इन अ मार्केट इकोनॉमी? बेटा मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट नहीं होता, सोच के बताएं। कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक कंपनीज, पब्लिक कंपनीज क्या होती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है गवर्नमेंट नहीं, यही तो मसला है पब्लिक कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट। बेटे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स मार्केट में बिक रहे होते हैं, आपने बिजनेस में पढ़ा होगा। ये होती प्राइवेट, प्राइवेट ही होती है कंपनी ये, बस इसके शेयर्स कहाँ बिक रहे होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में, तभी इसको बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सही है। पब्लिक कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट का इदारा, पब्लिक कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट का इदारा, स्टॉक एक्सचेंज फ्री होती है, लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ है? क्या बच गया? कमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। अ पर्सन विशेस टू बाय शेयर्स इन ऑर्डर टू, ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है, छोड़ दे। शेयर्स है ना बेटा, शेयर्स आपके सिलेबस में नहीं है, सही है, 2011 का पेपर। विच स्टेटमेंट अबाउट अ कंट्रीज बैंक इज करेक्ट? कमर्शियल बैंक होल्ड द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, ये किसके हाथ में होता है? सेंट्रल बैंक के हाथ में। कमर्शियल बैंक सेटल डेट्स बाय क्लियरिंग कस्टमर्स चेक, हाँ कर रहे होते कस्टमर, कमर्शियल बैंक तो कस्टमर ही चलाता है ना, उन्हीं के पास आ रहा होता है, हो सकता है आंसर। सेंट्रल बैंक सेट्स द गवर्नमेंट टैक्स एंड स्पेंडिंग पॉलिसीज, सेंट्रल बैंक क्या ये चीजें कर रहा होता है? ये तो गवर्नमेंट का काम होता है ना, टैक्स और पॉलिसीज वगैरह लगाना। इनको सेव जितना पैसा टैक्स का आ रहा होता है वो सेंट्रल बैंक में जाता है, लेकिन सेंट्रल बैंक जी पॉलिसीज नहीं लगाता। आगे देखें, सेंट्रल बैंक सप्लाइज फॉरेन करेंसी टू मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, क्या आंसर बचा आपके पास? बी। व्हाई माइट फैक्ट्री वर्कर्स हैव हायर वेज रेट देन एग्रीकल्चरल वर्कर्स, बताइएगा। फैक्ट्री वर्कर्स का यानी कि सेकेंडरी वालों का प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा वेज रेट क्यों होता है?
14th है, 14th का ठीक। हाँ, तो इनका आंसर हमारे पास है डी, सही। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ ट्रेड यूनियन? अचीव मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, इनकरेज फ्री ट्रेड, प्रोमोट इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स। ठीक है, लोकल लोकल और जो, अगर हमारे पास लीगल राइट्स होते हैं तो ट्रेड यूनियन को सपोर्ट करता है। A musician has a choice of playing for an orchestra in either England or Germany. Which combination of incomes and cost of living is most likely to cause her to choose German orchestra? बोलता है कि ऐसे क्या कॉम्बिनेशन हमारे पास होंगे कि वो जर्मनी जाए और इंग्लैंड ना जाए। सही है, तो यहाँ पे देखें, पहला, प्री टैक्स ग्रॉस इनकम, आफ्टर टैक्स नेट इनकम और कॉस्ट ऑफ लिविंग। बेटा पहली बात तो आप सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग को। जर्मनी की कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगी तभी आप वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं ना। तो आंसर बी या फिर डी में से कोई एक है, ये दोनों तो चले गए, ए और सी। अच्छा, आप क्या चाहोगे कि आपके पास ग्रॉस इनकम ज्यादा हो या आफ्टर टैक्स इनकम ज्यादा हो? नेट इनकम, आफ्टर टैक्स इनकम। आपने गवर्नमेंट को तो नहीं खिलाना ना बैठ के, तो ये ज्यादा हो और ये भले कम हो, मस्ता नहीं है। सही है, तो आंसर क्या बचा? डी हमारे पास। What may cause an individual to save higher proportion of their income? क्यों आप सेव करेंगे बेटा अपनी इनकम को? पहला, अ बिलीव दैट द प्राइस ऑफ गुड विल राइज इन फ्यूचर। तो बेटा अगर प्राइस बढ़ने का डर है तो आप पागल हो, आप सेव कर रहे हो? आप तो जरूरत की चीजें लेके रखोगे ना अपने पास। तो फॉल इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आप सेव नहीं करेंगे। डी बोलता है अराइज इन इंडिविजुअल्स विश टू एंजॉय हायर कंजम्पशन इमीडिएटली। तो बेटा जब आपके पास, आप स्पेंडिंग करोगे, बचा क्या कि इनकम जो है आपके पास फ्यूचर में गिरना शुरू हो जाएंगी। तो आप पहले से सेविंग करके रखेंगे, कल को अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप वो वाले जमा किए हुए पैसे निकाल के स्पेंडिंग कर सके। A firm raised the price of its product from 10 to 15 and as a result sales fell from 200 unit to 150 units. What happened to its average revenue and total revenue? यहाँ पे देखें, टोटल रेवेन्यू को देख लेते हैं। पहले आपका प्राइस कितनी थी? 10 मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स बेच रहे थे आप, तो आपके पास कितना रेवेन्यू आ गया? 2000 का आ गया। सही है, आगे देखें, आपने फिर 150 यूनिट बेचना स्टार्ट किए, सॉरी हाँ 150 यूनिट बेचना स्टार्ट किया और आपकी प्राइस कितनी है, तो ये कितना आ जाएगा? 22, 2250 यही आएगा, चेक करें। सही है, तो टोटल रेवेन्यू में बेटा क्या इफेक्ट आ रहा है? तो आंसर इन दोनों में से कोई एक है, बी या डी। ए और सी तो नहीं हो सकता। एवरेज को भी निकाल लेते हैं, एवरेज को करके देख लें आपके पास। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था आसान सा, मैंने बताया था कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस हमेशा। क्यों? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ओवर क्वांटिटी, क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल। एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर आ जाएगा हमेशा? प्राइस के बराबर आ जाएगा। बताएं किसका एवरेज रेवेन्यू आता है? 15 का। सही है, ले ले। आगे आए, which change must occur when a firm starts to experience diseconomies of scale? बेटे diseconomies of scale का मतलब क्या होता है? एवरेज प्राइस, एवरेज कॉस्ट आपकी राइज होना स्टार्ट हो जाती है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट बिगिंस टू राइज, बेसिक आंसर। If a firm increases output in the short run, what will happen to its average fixed cost? बेटा अगर मैं अपना आउटपुट बढ़ाता रहूंगा तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा होता रहेगा? गिर जाएगा। पता है ना क्यों गिरेगा? माइन, सुने, अगर बेटा आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो तो सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपए का रेंट पे करना है हर बार, अगर आप एक यूनिट बना रही है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई है? 1000। अगर आप 10 यूनिट बना रही हैं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई है? 100 बनाएंगी तो, यानी कि जितना ज्यादा आप आउटपुट बढ़ाती रहेंगी आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूअसली। सही है, ये कहानी होती है। लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती, क्योंकि एवरेज कभी भी जीरो नहीं होता। 0.000 करके कुछ आ जाएगा, लेकिन कभी भी फुल जीरो वो नहीं होगा। बेटा एवरेज की बात हो रही है ना यहाँ पे, पर यूनिट की बात हो रही है। 21 के ऊपर आए,
अच्छा इसके ना 40 एमसीक्यूज हैं, 21 पे हैं। ठीक है जी। Cathay Pacific, Hong Kong's largest airline, flies to a number of countries. Shares in the firm are owned by both पे खैर कर लें by both individual and their firm in a number of countries. The shares are traded on the Hong Kong Stock Exchange. Which type of business organization is Cathay Pacific? क्या है बेटा? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बेसिक सा। क्या आपके शेयर्स बिक रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में? A major computer company announced that its profit had fallen below the level predicted. What might have caused this? आपका प्रॉफिट गिर गया तो ऐसा किस तरह हो सकता है बेटा? न्यू टेक्नोलॉजी दैट रिड्यूसेस कॉस्ट, इससे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा ना अगर कॉस्ट कम होगी तो। आपकी सेल्स भी गिर रही है और आपकी प्राइसेस भी गिर रही है, तो व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ स्मॉल स्केल प्रोडक्शन? डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल बेटा, कभी भी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल स्मॉल स्केल पे नहीं होता, और दूसरी बार डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एक डिसएडवांटेज। सही है, यहाँ पे एडवांटेज पूछा हुआ है। डिविजन ऑफ लेबर, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन और स्प्रेडिंग ऑफ ओवरहेड। ठीक है बेटा, डिविजन ऑफ लेबर भी स्मॉल बिजनेसेस इतना ज्यादा नहीं कर सकते। सही, आगे। फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन का मतलब है कि जैसे आपके पास किसी भी चीज की डिमांड बढ़ी, आपने उसको बढ़ाना शुरू कर दिया, या आपका मूड हुआ, आपने काम किया, मूड हुआ नहीं हुआ। When is a direct cost described as progressive? जब आपके पास इनकम बढ़ती रहे, जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे टैक्स का रेट भी क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। बताएं किधर हो रहा है ये? When tax takes larger proportion of earning as earning increases। सही, जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे टैक्स का प्रोपोर्शन भी, टैक्स का परसेंटेज बढ़ता रहेगा। In 2008, the government of Argentina imposed a tax on exports of wheat and soya beans. What was most likely aim of this tax? बोलता है कि हमने एक्सपोर्ट के ऊपर और वीट की एक्सपोर्ट पे और सोयाबीन की एक्सपोर्ट पे हम लोगों ने टैक्स लगा दिया, तो इसका क्या मकसद था? डी, टू रिड्यूस द राइज इन डोमेस्टिक फूड प्राइसेस। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मैं टैक्स ऑन एक्सपोर्ट लगाऊंगा तो लोग बाहर नहीं भेजेंगे, आपके मुल्क में सप्लाई बढ़ती रहेगी। जब आपके मुल्क में सप्लाई बढ़ेगी तो उससे प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? प्राइस कम हो जाएगी। तो आप प्राइस को बढ़ने की वजह से डर रहे थे और आपने अपने ही मुल्क में उसको रख लिया। फिर द गवर्नमेंट A government gives farmer a subsidy of $5 per kilo to supply food on the open market where X is the initial equilibrium. The effect is illustrated in the diagram below. What will be the new equilibrium price and quantity supplied as a result of subsidy? बेटा आप यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे, सही है, यानी कि आपकी प्राइस 15 थी और 20 किलो आप सप्लाई कर रहे थे। जब सब्सिडी मिलेगी तो बेटा सप्लाई राइट पर जाएगा, आप अब किधर आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे आप। आपकी प्राइस कितनी हो गई है अब? 11 12 13। आपकी प्राइस हो गई है 13 की, और आउटपुट कितना हो गया? किधर हो रहा है ये? 26 का आंसर की। ठीक है, नेक्स्ट। बेटा प्राइस ये लिखी हुई, सही है, आगे है। During 2009, some governments adopted policies to try and end recession in their country and increase economic growth. Which combination of policies is most likely to achieve this? बेटा आपको यहाँ पे एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेके आनी है, क्योंकि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आना है ना। बताएं किधर हो रही है? डी। डी में तो बेटा टैक्सेस बढ़ रहा है, बी होगा ना, क्योंकि आपके टैक्सेस कम होंगे। टैक्सेस एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होता है? टैक्सेस कम होते हैं, लोअर टैक्स रेट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सही। Central Bank of Mexico set its rate of interest to try to keep the rise in the price level to only 3%. Which government aim was it directly trying to achieve? बोलता है कि उसने अपने इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर दिया, तो बताओ ये कौन सा एम अचीव करना चाह रहा था? बेटे फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो इंटरेस्ट रेट को फिक्स नहीं करता, इट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टू ट्राई टू कीप द राइज इन प्राइस लेवल। उसको बोलता है कि हम लोग प्राइस लेवल को अपनी जगह पे रख रहे हैं। सही है, डी आंसर है इसका। वो क्या बोल रहा है कि हम प्राइस लेवल को अपनी जगह पे रख रहे हैं, लेकिन जब आपको एक बात पता है कि इंटरेस्ट रेट अगर आपके पास कम होता है तो उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, प्लस एक और चीज बढ़ती है, वो क्या है? प्राइस बढ़ती है। और वो कह रहे हैं कि हम लोग ऐसी पॉलिसी लगा रहे हैं कि हमें अब प्राइस नहीं बढ़ानी।
हमें अपना एग्रीगेट डिमांड अपनी जगह पे रखना है। तो बेटा एग्रीगेट डिमांड जब अगर बढ़ता है तो उससे हमारे पास प्राइस बढ़ेगी ना। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का ये प्रॉब्लम था कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी साथ। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, इन्फ्लेशन को कम से कम कर। विच स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट, बताइएगा। डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स द गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स बेनिफिट द स्मॉल शॉपकीपर्स। बेटा इनडायरेक्ट टैक्स भी गवर्नमेंट के पास ही जाता है। Progressive tax benefits successful entrepreneurs. Regressive tax benefits lower income. Regressive tax बेटा चमाट होती है लोअर इनकम अर्नर्स के लिए। क्या आंसर बचा, ए आपके पास बच गया। Which type of unemployment is generally regarded by economists as the least serious frictional, क्योंकि जॉब सर्च का टाइम होता है, आपको इतना ज्यादा सीरियस नहीं होता। आगे, which people are most likely to gain at the time of inflation, बताएं। बी, नहीं, कंपनीज हु सेल अब्रॉड। बेटा अगर इन्फ्लेशन आएगा तो लोग आपसे सामान ही नहीं लेंगे। डी, लेंडर एंड बोरोवर वाला केस बेटा, लेंडर एंड बोरोवर। लेंडर जो है वो नुकसान में होगा, बोरोवर जो है वो फायदे के अंदर होगा। हाँ बेटा हमारा, हमारे मुल्क से बाहर जा रहा है ना माल, एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट, हमारी कंपनी बाहर एक्सपोर्ट कर रही है, तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो क्या गोरा से सामान परचेज करेगा, नहीं करेगा ना। Why may GDP not be a good measure to compare standard of living of two countries? बेटा आपको बताया हुआ जीडीपी के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, लेकिन उसके अंदर पॉपुलेशन का हिसाब किताब, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का हिसाब किताब, एजुकेशन वगैरह नहीं आता। सही है, तो यहाँ पे देखें, इट डज नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मैंने कहा न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट पॉपुलेशन साइज, बिल्कुल हो सकता है ये आंसर पॉसिबल है। इट इज बेस्ड ऑन सैंपल ऑफ बास्केट ऑफ गुड, तो ये तो नॉर्मल है ना। इट ओनली कंपेयर एक्सपोर्ट प्राइस विद इंपोर्ट प्राइस, क्या बचा, ये पॉपुलेशन के साइज को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, इन चीजों को मैटर या मेजर नहीं करता। बाकी जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, प्रोडक्शन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये सब यहाँ पे ऐड हो रही होती। सही है, सब यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही होती। कुछ कह रही, the table shows the percentage change in employment over a period of for a country with three economic sector: agriculture, manufacturing, service. Which statement is correct? कहाँ पे गिरना स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हुआ है, क्या चल रहा है। कंट्री बिकेम मोर डेवलप्ड, क्यों, कंट्री क्यों मोर डेवलप्ड हो गई है, क्योंकि वो सर्विस सेक्टर में जा रही है। सही है, आगे आए। Many developed countries are faced with an aging population. बाबे बहुत ज्यादा हो गए आपके मुल्क में, what is the likely result of this? बाबे कम मर रहे हैं, बाबों की हेल्थ अच्छी हो गई है, तो क्या हो सकता है रीजन, कि बाबों को इलाज टाइम पे मिल रहा है तो जिंदा है, अब तक इनिंग चल रही है उनकी। 35, the table shows statistics of 4 countries in southern Africa. From the information given, which country has the lowest standard of living? सबसे कम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटा कहाँ पे है, आपने देखना होगा कि सबसे कम जीडीपी पर कैपिटा किन दो मुल्क का है, ए और डी का है। लोएस्ट जीडीपी पर कैपिटा ए और डी का है ना, इन दो का, तो ये दो तो आंसर ही गलत हो गए। सही है, अब आए दूसरी चीजों के ऊपर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एनुअल ग्रोथ रेट, तो इनको जरा देखें। मेरा सॉल्व हो गया 34, क्या 34, अच्छा सही है, गुड, अच्छी बात। 35 पे थे, हाँ। तो बेटा अब आपने देखना है कि आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे आए, जीडीपी पर कैपिटा हो गया, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे आए, किसका काम है दोनों में से, टी का। सही है, ये जीत गया यहाँ पे। पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, कहाँ पे आबादी हमारे पास, यहाँ पे ज्यादा आ रही है आबादी, तो सारे ऑप्शन इसके फेवर में जा रहे हैं, तो फिर ये अपना आंसर हो जाएगा। नेट माइग्रेशन इज डिफरेंस इन पर्टिकुलर ईयर बिटवीन, बताएं नेट माइग्रेशन क्या होती है। नेट माइग्रेशन या नेट इमिग्रेशन क्या होती है, कितना मुल्क में आया, कितना मुल्क से गया। 37, what is likely to happen as a developing country becomes more developed? जी, अगर हमारे पास
ज्यादा बच्चे स्कूल जाएंगे अगर डेवलप्ड हो गए तो, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होती है, जब बच्चे पैदाइश के टाइम पे मर जाते हैं तो वो तो कम होगा, कम होना चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल फॉल, उम्र बढ़नी चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर विल इंक्रीज, लोग टर्शरी में जबरदस्त 38 पे है। A country may use custom barriers to restrict free trade. What is an economic reason for doing this? बेटा कस्टम बैरियर हमारे पास इस तरह समझ ले, इस तरह यूरोपियन यूनियन कि वो आपस में जब ट्रेडिंग करते हैं तो कोई टैरिफ वगैरह नहीं होता, लेकिन वो किसी दूसरे मुल्क से जब ट्रेडिंग करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास टैरिफ वगैरह आ रहे होते हैं। तो क्या वो रीजन हो सकता है इसका? टू डिस्करेज प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक गुड्स। बेटा आप अपने मुल्क में तो कर ही रहे हो ना, अपने यूनियन में तो कर रहे हो फ्रीली, सही है। आगे, टू इम्प्रूव बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए कि हम लोग अपने पड़ोसियों को मुफ्त में देंगे लेकिन दूसरे मोहल्ले वालों से पैसे लेंगे, इससे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इम्प्रूव होता है ना, आपका इम्पोर्ट कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ रहे हैं, सही। टू इंक्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, तो उससे तो वो फिर हटा देंगे तो फ्री ट्रेड हो जाएगा, फिर डेफिसिट बढ़ जाएगा। टू मेक इम्पोर्ट्स चीपर, इम्पोर्ट को ये लोग एक्सपेंसिव करते हैं बेटा, टैरिफ लगा। Which item would appear as a credit item in country in Pakistan's current account of the balance of payment? बेटा क्रेडिट का मतलब क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर? इनकम या रेवेन्यू, सही है। आगे, a purchase by a Pakistani firm of oil from Nigeria, the sale by a Pakistani firm of cotton jackets to UK firm, the setting up by the Chinese of a clothing factory in Pakistan, spending of tourist। क्या आंसर होना चाहिए इसका? कि पाकिस्तान ट्रेड इन गुड्स कर रहा है। जब पाकिस्तान ट्रेड इन गुड्स करेगा और पाकिस्तान बेच रहा है तो पाकिस्तान को क्या मिलेगा? रेवेन्यू। और पाकिस्तान की क्या आना स्टार्ट हो जाएगी? इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डायग्राम शो द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अ कंट्री। व्हाट इज ट्रू फॉर दिस कंट्री? एक्सपोर्ट हमारे पास गुड सर्विस 50-50 है, इम्पोर्ट जो है 60% गुड है और 40% सर्विस है। एक्सपोर्ट 120 है, इम्पोर्ट 100 का है, यानी कि हमारे पास बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या चल रहा होगा, और कितने से चल रहा होगा? 20 मिलियन से, सही है। देयर वॉज अ डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड गुड्स, गलत, हमने क्या निकाला अभी? देयर वॉज अ डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड सर्विस, देख रहे थे ट्रेड एंड सर्विस सरप्लस आ रहा है वापस से, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड एंड सर्विस 60 मिलियन की आ रही है और यहाँ पे कितनी आ रही है? 40 मिलियन, तो ओवरऑल सरप्लस आ गया हमारे पास। क्या? नहीं ना, ट्रेड एंड सर्विस है ना बेटा, तो 120 का हाफ, 120 का हाफ निकाला है ना मैंने, 50% निकाला, तो ये भी सरप्लस आ रहा है। देयर वाज अ सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स, देख लेते हैं बेटे गुड्स आपके कितने आ रहे हैं? 60 मिलियन। 60 मिलियन आपके पास ट्रेड इन गुड्स आ गया और यहाँ पे 60 मिलियन यहाँ पे गुड्स आ रहा है, तो यहाँ पे जीरो आ रहा है, ना ट्रेड सरप्लस आ रहा है ना ट्रेड डेफिसिट आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या बोला हुआ है? सरप्लस। देयर वाज अ सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड इन सर्विस, सरप्लस आ रहा है यहाँ पे, देख लें, सही है बेटा। बेटा इनको मैंने ये अमाउंट दी हुई है, यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को माइनस किया बस, तो हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगी। समझ में आ गई ये बात? तो ये बेटा 2011 का हमारा पूरा पेपर था, मई जून हमारा वाला वेरिएंट, ठीक है। माइनस में आता, फिर वो इस तरह -1 या -2 कुछ भी आता है, इसका मतलब डेफिसिट के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात,